हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू AMR कोचिंग क्लासेस। आप मुझे जानते हैं, मैं हूं शकील अहमद। आपको इंडियन जीएस से रिलेटेड ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया था, आपने शायद वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो वीडियो जाकर देखें, ताकि आपको पता चले कि हम ज्योग्राफी को किस प्रकार कहाँ से और कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। ठीक है, आज मैं यार एक आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं उसको अगर आप नोट करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपना पहला टॉपिक लेंगे, भूगोल एक सामान्य परिचय। मैंने अक्सर यूट्यूब पर भी और पेड जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वहां देखा है कि ये जो सेक्शन है कुछ बहुत 2-4 मिनट के अंदर करा के आगे बढ़ जाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सेक्शन से भी, ज्योग्राफी के सेक्शन से भी एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे और हमारी ये थ्योरी रहेगी, हमारा ये सिद्धांत रहेगा कि हर एक टॉपिक को हम जितना डीप हो सके, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरी हो, वो लेके चलेंगे। हमें किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करनी है, ना आपको करनी है। तो ठीक है, जानते हैं भूगोल एक सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय के अंदर हम शुरुआत क्या करेंगे? आज हम जो भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो कभी तो इसका विकास तो हुआ होगा, तो ये शुरू कहां से हुआ वही चीज हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, भूगोल को हम कहते हैं जियोग्राफी, आपको पता है जियोग्राफी। इसका ये नाम कहां से आता है? जियोग्राफी। दो वर्ड है एक्चुअली, जियो प्लस ग्राफी। अब देखो, यहां से भी हो सकता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए। ये ग्राफी की जो स्पेलिंग है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे HEI है। हो सकता है आपको 4 वर्ड दे दे जिसमें ग्राफी की स्पेलिंग अलग अलग हो, और तो उसमें आपको बता दे कि जियोग्राफी में कौन सा सही है। ये दोनों वर्ड है, एक लैंग्वेज आती है ग्रीक लैंग्वेज। ये ध्यान रखना है, जब हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो वाई आता है, लेकिन ग्रीक वर्ड जो है वो ग्राफी में PHI और E है। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। हो सकता है कि ये इस तरह से 4 ऑप्शन बना के आपको दे दें कि इनमें से कौन से 2 वर्ड सही है। तो जियो तो बेसिकली हमें पता है कि ये कहां से गलत करेगा करने वाला, इसी में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा वर्डों में ये कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का है या लैटिन लैंग्वेज का है। तो यहाँ आपका ये भी डाउट में क्लियर कर देता हूँ। देखो, जी से ग्रीक और जी से जियोग्राफी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है, दोनों वर्ड ये कौन सी लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, हमारी अर्थ, प्लस ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो शायद आप इसका मतलब निकाल पा रहे होंगे कि जियोग्राफी का मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो आप शायद इसको नोट करते चल रहे हैं मेरे साथ, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। चलो कुछ विद्वानों की बात करते हैं जिन्होंने जियोग्राफी को विकसित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो मैं एक पर्सन का नाम बताता हूं आपको। उम्मीद करता हूं जो आप मैं लिख रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। इरेटोस्थेनीज महोदय, ये वो पर्सन है जिन्होंने ज्योग्राफी को विकसित करने में एक बहुत बढ़िया अपना योगदान दिया है। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी के लिए जो वर्ड दिया, सर्वप्रथम ज्योग्राफी के लिए कोई वर्ड देने वाला पर्सन है तो वो इरेटोस्थेनीज महोदय है। इन्होंने ज्योग्राफी के लिए एक वर्ड यूज किया था, जियोग्राफिका। एक सेकंड नीचे लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जियोग्राफिका, ये वर्ड इन्होंने ज्योग्राफी के लिए यूज किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यही वो पर्सन है जिन्होंने ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को प्रसिद्धि दिलाने वाले जो पर्सन है वो है इरेटोस्थेनीज महोदय। यही वो पर्सन है जो जिन्होंने ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में क्या दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई। इन्होंने कोशिश की, लेकिन एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी कब विकसित हो चुका था? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी को दौर आ चुका था जब ज्योग्राफी को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता था। पहले यूं ही पढ़ लेते थे, कोई इसका बेसिक नहीं था, लेकिन जिस तरह से आज हम देखते हैं सब्जेक्ट के तौर पर इसको कब शामिल कर लिया गया? 19वीं शताब्दी में। इरेटोस्थेनीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, आइए और इनके बारे में 1-2 फैक्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। जब इन्होंने ज्योग्राफी के लिए इतना योगदान दिया अपना, तो इनको एक नाम दिया गया, व्यवस्थित भूगोल के जनक। व्यवस्थित भूगोल के जनक, भूगोल के जनक नहीं,
व्यवस्थित भूगोल के जनक, क्योंकि भूगोल को एक सब्जेक्ट के तौर पर इन्होंने व्यवस्थित रूप से शुरू करने में बहुत मदद की। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो व्यवस्थित भूगोल के जनक है, तो भूगोल के जनक कौन है? तो आइए ये भी डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। भूगोल के जो जनक हैं, शायद आप में से कई लोग जानते हो उनका नाम हिकेटियस महोदय। भूगोल के जनक का नाम है जनाब हिकेटियस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक किताब लिखी थी भूगोल से रिलेटेड। उस किताब का नाम है जेस पीरियोडस। उस किताब का नाम है जेस पीरियोडस। अगर मेरी राइटिंग की वजह से आपको कोई असुविधा होती है तो मैं माफी चाहता हूं। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी हम इसको भी सुधार लेंगे। आपकी कोई परेशानी इसमें नहीं रहेगी। व्यवस्थित भूगोल के जनक हम कहते हैं इरेटोस्थेनीज को, लेकिन ये एक और चीज के जनक हैं। वो क्या है? इनको एक और चीज का जनक माना जाता है और वो है भूभौतिकी। भूभौतिकी के जनक भी इनको माना जाता है। कुछ चीजें हमने इनके बारे में पता की। इरेटोस्थेनीज ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड दिया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी तो अब इसका नाम पड़ा है जब हम आधुनिक दौर में आ चुके हैं। जब ज्योग्राफी शुरू हुआ तो इन्होंने इसका नाम दिया था ज्योग्राफी का। इससे आगे चलते इरेटोस्थेनीज के बारे में ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में प्रसिद्धि दिलाई और एक सेपरेट सब्जेक्ट कब बन गया ज्योग्राफी? 19वीं शताब्दी में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बात पूछी जा चुकी है, एग्जाम में ये चीज आ चुकी है, तो शायद आगे भी आ जाए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अक्सर रिपीट किया जाता है। दूसरी चीज इनके बारे में हम कहते हैं व्यवस्थित भूगोल के जनक, साथ ही साथ भूभौतिकी के जनक। ये जो जनक वाला मैटर है ना, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जनक क्या है। तो व्यवस्थित भूगोल और भूभौतिकी के जनक है इरेटोस्थेनीज, लेकिन सिर्फ भूगोल के जनक की बात करते हैं तो हिकेटियस महोदय है और इनकी एक किताब है, ये बुक है इनकी। ध्यान रखना, बुक से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी बुक है जेस पीरियोडस, ठीक है। यही वो पर्सन है, आपको पता होगा, ये हमारी पृथ्वी है, इसके सबसे बीच की जो एक रेखा होती है विषुवत रेखा, ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है। ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़ा सर्किल बनता है वो विषुवत रेखा होती है। आगे चल के हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस विषुवत रेखा की लंबाई जानने का जो सबसे पहला प्रयास किया था ना, ये पर्सन था। तो इसके बारे में आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि विषुवत रेखा की लंबाई जानने वाला पहला पर्सन कौन था? जानने का इन्होंने प्रयास किया था कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी हो सकती है। अब एक सवाल आपके लिए है, आप मुझे बताएंगे कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है। कमेंट में मैं आपका इंतजार करूंगा इस आंसर के लिए। फिर नेक्स्ट सेशंस में हम क्या करेंगे, आपको इसका क्लियर कर देंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही पता लगा लोगे। हो सकता है गूगल कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके नॉलेज में वो चीज आ जाए कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है। लेकिन सबसे पहले इसको जानने का प्रयास किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। ये नाम आपको नहीं भूलना है, हो सकता है ये नाम आपको किसी एग्जाम में 2 से 4 नंबर दिला के जाए, ठीक है। तो इसी तरह से एक और विद्वान की बात करते हैं। आइए, यह ज्योग्राफी की ये भी बात करते हैं, विद्वान तो उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। ज्योग्राफी जब एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो रहा था, तो जैसे कि हम जानते हैं साइंस है, साइंस सिर्फ एक सेपरेट सब्जेक्ट, तो साइंस सिर्फ एक छोटी अवधारणा तो है नहीं, साइंस से भी एक बड़ी अवधारणा जब हम देखते हैं कि साइंस आगे जाके बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, बहुत सारी शाखाएं हम साइंस की देखते हैं। इसी तरह से भूगोल की, इस भूगोल की किस आधार पर? परंपरा के आधार पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ अगर ये पूछ ले कि भूगोल की कितनी शाखाएं, तो वो कोई सवाल नहीं हुआ। ये ध्यान रखना है कि परंपरा के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। और ये सवाल आपको बता दूं कि ये सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। शाखाएं, भूगोल की शाखाएं, तो वो है 2। कौन कौन सी है सर? एक तो है भौतिक भूगोल, ठीक है, दूसरी है मानव भूगोल। यहीं से आगे बढ़ते रहेंगे हम। आपको सब चीजें ये क्या करनी है, नोट करनी है, क्योंकि एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हम देख चुके हैं। इनके पिता, जिस तरह से इसके पिता थे
व्यवस्थित भूगोल के पिता थे, इसी तरह से इनके भी कोई पापा होंगे। तो चलो इनके जनक या पिता की बात करते हैं। इनके जनक कौन है? इनके जनक और इसके जनक, मानव भूगोल और इसके जनक, क्या लगता है आपको एक ही पर्सन होगा या अलग अलग हो सकते हैं? जहां तक मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अलग अलग है। क्या नाम है इसके पिता का? नाम है पोलिडोनियस, पोलिडोनियस महोदय। ये नाम देखो बड़े टफ नाम है और ये नाम ही आपको परीक्षा में फाड़ लगाने वाले हैं, तो आपको इसको याद करना होगा। एक बार नहीं याद होगा, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन अगर हम पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज इतनी टफ नहीं है कि हमें याद नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हो गया पोलिडोनियस। मानव भूगोल के जनक कौन है? ये नाम और भी टफ है, चलो टफ को आसान कर देते हैं। इनका नाम है फ्रेडरिक रेटजोल, फ्रेडरिक रेटजोल। सर इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि ये मानव भूगोल के जनक हो गए? एक सॉरी गलती हो गई, रेटजोल नहीं है, यहाँ पे रेटजेल है, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है सर, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि ये मानव भूगोल के पिताजी बन गए? इन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का क्या नाम है? एंथ्रोपोजोग्राफी। ये किताब का नाम इनसे भी ज्यादा खराब है, खराब नहीं कह सकते, खतरनाक है, एंथ्रोपोजोग्राफी। इन्होंने ये किताब लिखी थी और इस किताब के अंदर इन्होंने मानव विज्ञान के बारे में, मानव के बारे में, मानव भूगोल के बारे में विस्तृत वर्णन किया था, जिससे कि इनकी इसी किताब से आगे चल के मानव भूगोल जो है विकसित होता है। तो हमने क्या बात की? हमने भूगोल का परिचय देखा, जनाब इरेटोस्थेनीज के बारे में देखा, उनको क्या क्या कहा जाता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं। आगे आए भूगोल के परंपरा के आधार पर 2 शाखाएं, भौतिक और मानव भूगोल। इसके जनक कौन है? पोलिडोनियस, और इसके जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हमने एक नाम देखा था निकेटियस महोदय, अभी अभी पढ़ा था हमने। चलिए बताइए ये कौन है? फादर ऑफ जियोग्राफी है। हमने एक नाम देखा था इरेटोस्थेनीज, ये कौन है सर? ये भूभौतिकी, सॉरी इरेटोस्थेनीज। आप कहेंगे सर ये भूभौतिकी और व्यवस्थित भूगोल के पिता है। मैं कहूं आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? आज जिस रूप में हम भूगोल को पढ़ रहे हैं, इतना डेवलप करने में भूगोल को किसने अपना योगदान दिया? आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? या जनक कह लो, फादर कह लो, इंग्लिश में फादर कहते हैं, जनक हिंदी में जनक और पिता कह देते हैं। तो बताइए इसका पिता कौन है? आधुनिक आधुनिक भूगोल का पिता हम कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, भूगोल के लिहाज से अगर हम देखें तो कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत योगदान रहा है इनका। तो हम पिछले 2-4 मिनट इन्हीं की बात करते हैं। आइए इनसे रिलेटेड कौन कौन से सवाल हम हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। क्या है ये? आधुनिक भूगोल के पिता। ये ध्यान रखना, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लेना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो कि सर ने हमको पढ़ाया था, लिखा नहीं, एग्जाम के टाइम याद नहीं आया और अब 2 नंबर से चूक गए। अक्सर ऐसा होता है कि हम 2 नंबर से, 0.5 नंबर से हम रह जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये शायद इसी की वजह से होता है कि हम कुछ लापरवाह हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। सर कहाँ के हैं? इंडिया के हैं क्या? नाम से तो नहीं लगता इंडिया के हैं, तो इंडिया के नहीं है, ये हैं जर्मनी के। अच्छा, ये जर्मनी के। तो सर इरेटोस्थेनीज साहब कहाँ के थे? वो थे यूनान के। ठीक है, उनके भी लिख लेना कि वो यूनान के थे, जर्मनी के हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी थी कॉस्मोस, इनकी बुक का नाम है कॉस्मोस, COSMOS। चलो कॉस्मोस का नाम आया है तो एक नोट के तौर पर एक यूं ही एक फैक्ट देखें, कॉस्मोलॉजी क्या होता है। जब कॉस्मोस आपके सामने आ गया तो कॉस्मोलॉजी को क्यों छोड़े? हो सकता है कभी ये भी पूछ ले। कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड को जानने के लिए जो विज्ञान होता है ना,
ब्रह्मांड का अध्ययन, जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। तो ये बात आपको नोट के तौर पे लिख लेनी है। कॉस्मोस किताब किसने लिखी थी? इन्होंने लिखी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। ये एक बहुत प्रसिद्ध बुक है, पूछ सकता है, आजकल ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में आते हैं। और क्या क्या खासियत है इनकी? एक वर्ड आप देखते होंगे क्लाइमेटोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी सर हिंदी में तो बताइए। हिंदी में कहते हैं जलवायु विज्ञान। तो ये जो वर्ड दिया था ना, ये सर वॉन हम्बोल्ट थे जिन्होंने ये वर्ड दिया था क्लाइमेटोलॉजी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेटोलॉजी वर्ड किसने दिया था? वॉन हम्बोल्ट ने। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इस शब्द का इन्होंने क्या प्रतिपादन कर दिया, ये शब्द इन्होंने दे दिया। तो आगे चलते हैं। एक नहर आपने देखी होगी, अगर आपने विश्व मानचित्र देखा है तो दक्षिण अमेरिका देखा होगा आपने। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका से जोड़ता है पनामा सिटी या पनामा नहर। पनामा नहर, इस नहर को बनाने का जो सबसे पहले आइडिया दिया था ना, वो भी किसने दिया था? हमारे हम्बोल्ट साहब ने दिया था। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ध्यान रखना है। वॉन हम्बोल्ट साहब ने इस पनामा नहर को बनाने का आइडिया हमें दिया था। और मानचित्र आपने देखा होगा, मानचित्र पर अगर आपने एटलस कभी देखा है तो एक एटलस है तो ऐसा होता है जिसपे समताप रेखाएं दिखाई जाती है, समताप रेखाएं। तो किसी भी मानचित्र पर समताप रेखा को दर्शाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हमने इनके बारे में कितने सारे फैक्ट जान लिए। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, बड़ी शख्सियत है। इनके बारे में ये जो सारे फैक्ट है एग्जाम में आते हैं और पूछा जाता है। तो जब इनकी बात कर ली तो इनके एक साथी थे, इन्हीं के समकालीन इनके दोस्त थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। सर वॉन हम्बोल्ट की हमने बात कर ली, तो एक बंदे और आते हैं, एक पर्सन आते हैं, कार्ल रीटर। इनका नाम भी आप लिख लीजिए, कुछ फैक्ट इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। कार्ल रीटर क्या है? हम्बोल्ट के समकालीन थे, आपको पता है। मानव भूगोल के अंदर इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। मानव भूगोल के विकास में इनका अहम योगदान है। मानव भूगोल के विकास में इनका अहम योगदान है। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये चीज वनडे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने भी किताब लिखी थी। सर इन्होंने किताब लिखी थी कॉस्मोस, तो इनके साथी पीछे कैसे रह जाते? इन्होंने भी एक किताब लिखी थी। इनका किताब का क्या नाम है? इनकी किताब का नाम बहुत शानदार है। शायद आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आए, और नहीं भी आए तो भी अच्छी बात है। अर्धकुंड इनकी एक किताब थी जिसका नाम है अर्धकुंडे, नॉट कुंड, अर्धकुंडे। ठीक है, ये इनकी किताब थी, तो प्लीज आप इसको भी नोट कर लीजिए। आगे हम इनके बारे में, इस अर्धकुंडे में इन्होंने क्या किया, ये वो तो नहीं लग रहा, मैं ठीक कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। अर्धकुंडे, इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया, किस चीज का वर्णन किया? इसमें इन्होंने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इन दो महाद्वीपों का विस्तृत वर्णन किया। अर्धकुंडे किताब किसकी है? सर कार्ल रीटर की है। क्या किया इन्होंने? किताब लिखी। किताब किसके बारे में लिखी? मानव भूगोल के विकास में इनका योगदान था, उसी से रिलेटेड किताब भी थी, लेकिन किताब के अंदर एशिया और अफ्रीका का इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत वर्णन किया। अच्छा, इनको एक देखो, इनका एक बहुत प्यारा नाम है, इनको कहते हैं आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता। ये सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता कौन है? जनाब कार्ल रीटर। तो सर आधुनिक भूगोल का जनक इनको कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इन्हें भी तो किसी का जनक हमें कहना चाहिए ना, तो इनको किसका जनक कहा जाता है? ये जनाब है क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी जो होती है, क्षेत्रीय भूगोल के जनक।
क्षेत्रीय भूगोल के जनक। ये देखो जनक वाला मैटर बहुत लंबा है, अभी हम व्यवस्थित रूप से और देख लेंगे। भूगोल के जनक से लेके व्यवस्थित भूगोल और वगैरह की जो क्षेत्रीय रीजनल जनक, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को देख के उसका विस्तार तरीके से जो अध्ययन वगैरह है जो भूगोल के अंतर्गत जो होता है उसके जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, इतना था ये बेसिक ज्योग्राफी के बारे में। आइए इनके जो फैक्ट हैं उनको थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं। फैक्ट को जैसे हमने एक ही जगह कर लेते हैं, जैसे जनक गणक की बात है तो इसकी बात हम कर लेते हैं, और एग्जाम में ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो एक डिवीजन भी समझ लो और एक फैक्ट को एक जगह करना भी हो जाएगा। भूगोल के जनक लिख लेना, मैं सारी चीजें नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ। इकेटियस महोदय, ठीक है, इकेटियस महोदय। व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थेनिस साहब है। और ये एक और किसके हैं, भूभौतिकी के हैं। ये ठीक है। आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल के कौन है, वॉन हम्बोल्ट साहब है। कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं सर, सॉरी वॉन हम्बोल्ट। इनकी किताब वगैरह आपको पता होनी चाहिए, मैंने सब बता दिया है, आपने नोट कर लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में वॉन हम्बोल्ट आ जाते हैं। इसके बाद में क्या है, आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता कौन है, कार्ल रिटर। कौन सी, किसके हैं, क्षेत्रीय भूगोल के। ये चीजें आपको ध्यान है। आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। कुछ छूट गया, कोई जनक छूट गए। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के भी देख लेते हैं। भौतिक भूगोल के देखो, ये भूभौतिकी के हैं, इलेक्ट्रोस्थेनिक साहब। भौतिक भूगोल के अलग हैं, कौन है, पोलिडोनियस साहब है, पोलिडोनियस। ठीक है, मानव भूगोल के बताइए जल्दी से कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, ये तो हो गए साहब भूगोल के जनक। जो भी है, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपके सामने उतार लिया होगा आपने, ये जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम कुछ आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स आपको और बताते हैं, उसके बाद में क्लास को हम ओवर करेंगे। चलिए इसको साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब किस चीज की बात करेंगे, मानचित्र की बात करते हैं। सबसे पहले सर ये मानचित्र जो बनाया गया, सबसे पहले किसने बनाया, कैसे बनाया मानचित्र। भूगोल में मानचित्र का एक बड़ा रोल है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो उसमें एटलस का रोल एक बहुत बड़ा होगा। तो अगर आप ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट पब्लिकेशंस का एटलस ले लेते हैं तो शायद आपको ज्यादा हेल्प रहेगी स्टडीज के अंदर, भूगोल की स्टडी के अंदर। तो देखते हैं, सर्वप्रथम मापक के आधार पर मानचित्र बनाने वाला जो पर्सन है उनका नाम क्या है सर? सर उनका नाम है एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर उनका नाम है। वॉन हम्बोल्ट सबसे कंफ्यूज मत करना, उनके आगे अलेक्जेंडर था, एनेक्सिमेंडर है। सर ये मापक के आधार पे जो सबसे पहले किसी ने मानचित्र अगर तैयार किया है तो वो एनेक्सिमेंडर है। ग्लोब आप सभी ने देखा होगा, किसने किया था सबसे पहले निर्माण इसका? ग्लोब के निर्माता कौन थे? ग्लोब के निर्माता थे मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम जो है वो है ग्लोब के निर्माता। ये सर है ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम। आगे चलते हैं, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता भी है यही है एनेक्सिमेंडर। देखो इन्होंने मापक के आधार पर भी एनेक्सिमेंडर ने ही तैयार किया सबसे पहले, और विश्व का मानचित्र भी सबसे पहले इन्होंने ही तैयार किया। विश्व का मानचित्र भी सबसे पहले इन्होंने ही तैयार किया, एनेक्सिमेंडर ने। ठीक है, और मानचित्र के ऊपर अक्षांश
सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अक्षांश और देशांतर जो आजकल हम मानचित्र पे देखते हैं, सबसे पहले किसने दर्शाया था मानचित्र? अक्षांश और देशांतर का यूज करते हुए सबसे पहले जिसने मानचित्र बनाया वो है क्लॉडियस टोल्मी। क्लॉडियस टोल्मी। अब भारत से हमें मोहब्बत है तो यह भी जानना चाहिए कि मानचित्र पर सबसे पहले भारत को किसने दर्शाया। तो मानचित्र पर सबसे पहले भारत को दर्शाने वाले भी यही थे। मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज के अंदर। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो कौन थे? क्लॉडियस टोल्मी साहब थे जिन्होंने मानचित्र को सबसे पहले भारत को सबसे पहले मानचित्र पर दर्शाया। तो ये चीजें हमारी हो गई है। और भारत का प्रथम मानचित्र सेपरेट अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र विश्व का किसने बनाया था? एनेक्सिमेंडर ने। विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया एनेक्सिमेंडर ने। भारत का किसने बनाया? प्रथम मानचित्र इनका नाम है एनविले सर। इनका नाम क्या है सर? इनका नाम है एनविले। इन्होंने कब बनाया था? इन्होंने बना दिया था 1752 में। बड़ी जल्दी बना दिया था सर। 1752 में इन्होंने भारत का क्या बना दिया था? मानचित्र। ये हो चुके हमारे भूगोल के कुछ जो सामान्य एक परिचय। थोड़ी सी दो चीजें और रहती है, जैसे हम जनक की बात कर रहे थे तो जनक के अंदर हम और बात करते हैं। अभी दो सर दे रहे हैं, फिर वो पूरा मान लेंगे अगर उनका नाम ना लिखा जाए तो चलिए उनको भी खुश कर देते हैं ताकि आपके एग्जाम में जो है वो कोई दिक्कत ना आए। तो एक पर्सन का नाम है कार्ल ओ सावर। एक पर्सन तो ये है। दूसरे पर्सन कौन है? दूसरे पर्सन है कार्लो सावर, थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर। यही पर्सन है। इनके साथ एक और है थेल्स। थेल्स व एनेक्सिमेंडर। इनको किसका जनक कहा जाता है सर? और ये भाई साहब किसके जनक हैं? तो आइए इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी बता देते हैं। कार्ल सावर जो है वो है सांस्कृतिक भूगोल के जनक। वो है सांस्कृतिक भूगोल के। सेकंड जो थेल्स और एनेक्सिमेंडर है वो भूगणितीय भूगोल के जनक है। किसके हैं? भूगणितीय भूगोल। इस तरह से ये भूगोल के जनक का जो सिलसिला है वो यहाँ पे आके रुकता है। तो ये चीजें आपको अगर समझ में आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स लिए जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं मेरे पढ़ाने में या कुछ आप सजेशन देना चाहें तो आपके सजेशन आमंत्रित किए जाते हैं। आप बिल्कुल सजेशन दीजिए तो बिल्कुल चेंज किया जाएगा पढ़ाने के अंदर। इतना आपने नोट किया है तो आइए कुछ सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट कुछ सिद्धांत लिए जो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनकी बात करते हैं, फिर हमारी क्लास को ओवर करते हैं आज के लिए। तो चलिए कुछ सिद्धांत की बात करते हैं। प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रतिपादन। जो मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ आप प्लीज नोट करें क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए। मैंने उन्हीं को उठाया है जो एग्जाम में है क्योंकि एक सामान्य परिचय है। फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे टॉपिक वाइज उससे रिलेटेड अगर कोई सिद्धांत होगा तो हम सेपरेटली उनको और अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले एक सिद्धांत आता है नवनियतिवाद।
का सिद्धांत। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ कि ये क्या था, ये आईएएस की विषय वस्तु है कि इसको डिस्क्राइब करें कॉन्सेप्चुअली। ये सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ एज ए फैक्ट के रूप में, आप इसको याद कर लें कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादन इसका किया था। तो जी टेलर, एक पर्सन है जी टेलर, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। नवनियतिवाद का सिद्धांत है, ये तो बाद में आया होगा, पहले नियतिवाद का आया होगा ना। तो सर नियतिवाद का सिद्धांत की बात कर लें पहले। भाई नयापन तब आता है ना जब कोई चीज पुरानी भी हो। तो नवनियतिवाद का तो हमने देख लिया कि जी टेलर सर ने दिया था। ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, नियतिवाद का सिद्धांत। तो नियतिवाद का सिद्धांत देने वाले थे हमारे, जिन्होंने हमें जर्मनी के भूगोलवेत्ता है, याद करो, दोनों दोस्त समकालीन थे एक दूसरे के। हमने बात की थी वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर सर की, आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता। तो हम्बोल्ट ने और रिटर ने, इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था, नियतिवाद। आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता, कॉस्मोस इनकी बुक थी, इनकी क्या थी, अर्धकुंडे। ये सब आपको नाम आते ही याद हो जाने चाहिए कि हाँ इनके बारे में ये फैक्ट है। तो चलो आगे चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, इसने दिया था। इनको तो आप जानते होंगे, ये सिद्धांत तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, चार्ल्स डार्विन सर का सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन। ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इनको प्लीज आप नोट कीजिए, याद कीजिए। रुको और जाओ नियतिवाद, एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ नियतिवाद का सिद्धांत। रुको और जाओ नियतिवाद का सिद्धांत कौन है सर, टेलर ही है, ग्रिफिथ टेलर, यहां पे भी टेलर ही है, जी टेलर है, जी से होगा ग्रिफिथ, यहां पे लिख लो चाहे से ग्रिफिथ। देखो नवनियतिवाद और रुको और जाओ नियतिवाद किसने दिया था, जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, ये जी किसको डिनोट करता है, ग्रिफिथ को डिनोट करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, ये लिख देते हैं, जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत कौन थे, बहुत जाने पहचाने बंदे हैं, बहुत काम किया है इन्होंने, कोपेन साहब है, सर कोपेन, जो भी है इनका पूरा नाम अभी देख लेंगे, बता देंगे। सागर निधन प्रसरण का सिद्धांत हेलियस ने दिया था। हेरियस, ठीक है, यही है एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। ये जो भूकंप वगैरह आते हैं, भूकंप सुनामी, सारा कंसेप्ट इसी सिद्धांत से निकलता है। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कौन दिया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आपको पता होगा इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हेलियस महोदय ने दिया था। और एक सिद्धांत इससे पहले का जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगर मेरी राइटिंग से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सुधारेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं शायद उससे आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका सिद्धांत दिया था वेगनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका भूगोल का सामान्य परिचय। आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो सामान्य परिचय का टॉपिक था ये हमने कुछ ज्यादा डीप नहीं ले लिया। तो मैं देखो आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं ये मानता हूँ कि एसएससी के एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, 75 क्वेश्चन उससे आते हैं, लेकिन जीके को हम छोड़ देते हैं। जब मैं कोचिंग के लिए गया था कभी शुरुआत में, तो हमारे सर ने कहा था कि जीएस जो है, जीएस को उन्होंने कहा था एक बेवफा जीएफ यानी गर्लफ्रेंड।
जो जब जरूरत होती है तो हमारा साथ छोड़ देती है। मेरा ये मानना है आप वफादार रहो ना यार तो जीएस कहाँ भाग के जाएगी। अगर आप वफादार रहोगे तो कहाँ भाग के जाएगी जीएस। हम ऐसे पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं हमारा। तो अगर हमारे सिलेक्शन में आपको पता है हर बंदा जो एसएससी की बात करते हैं, वैसे हम हर एक एग्जाम को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, एसएससी के हर बंदे को पता है कि 75 क्वेश्चंस रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के आते हैं। हर बंदा इसकी तैयारी दिल से करता है, लेकिन सिलेक्ट कौन हो जाता है मैथ्स के लिए, जिसने जीएस पे थोड़ा काम किया होता है। वही काम हमको यहाँ पे करना है। हम अभी भूगोल हमने शुरू किया है, एक सेकंड सब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीक से या जब भी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपसे सजेशन चाहूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे। पॉलिटी, मैं ये सोच रहा हूँ कि पॉलिटी आपकी शुरू करवा दूँ। पॉलिटी से अनुच्छेद वगैरह और जो फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति वगैरह की जो भी बहुत सारी चीजें आती हैं वो काफी पूछे जाते हैं। पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है और इको आती है। बाकी वेरियस मिसलेनियस जो भी होगा वो तो हम देखेंगे। तो इनमें से आप कमेंट करें आप कौन सा सब्जेक्ट पहले चाहते हैं। ज्योग्राफी के साथ साथ लेके चलेंगे पैरेलली, ताकि हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है वो एक मजबूती आपको देना शुरू कर दे। और 2 सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे तो यूं कीजिए कि बहुत जल्दी हम हमारी तैयारी पूरी होने की तरफ रहेगी। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो इनवाइटेड है, आराम से आप सजेस्ट कीजिए। जो कमी रह गई वो बताइए, आप कमी देखिए, मैं सुधार करूंगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको शिकायत हो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहे, टाइम से आपको क्लासेस मिले और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। थैंक यू वेरी मच।